मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कार्यक्रम में आज आपका हार्दिक स्वागत है। हर दिन की तरह आप सब इस कार्यक्रम को निरंतर अपने दुआओं से, अपने प्रेम से, अपने स्नेह से और अपनी उपस्थिति से एक निरंतरता देने का हौसला दे रहे हैं। उसके लिए मैं कितना आभारी रहूं मैं समझ नहीं पाता, मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं। बहुत औपचारिक होकर रहना कहना बड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर आप सब इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े उत्साह के साथ अगर हमारे साथ ना होते तो हम लगभग 80 कड़ियों तक पहुँच चुके हैं, ना आ पाते। मैं भाई कवि मंजीत सिंह जी का स्वागत करता हूँ। वे अपने मित्र और हमारे आज के मेहमान सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी के स्वागत सम्मान में और उनके सानिध्य को प्राप्त करने पधारे हैं। कुछ ही दिन पहले हमने मंजीत सिंह जी से बात की थी, बहुत सुंदर बातचीत, बहुत अच्छी बातचीत। वे स्वयं एक प्रतिष्ठित कवि हैं और हमेशा जो उनकी एक बात मैंने उस समय भी कहा था कि उनकी अपनी जो एक मंच की मर्यादा की रक्षा करना वो लगभग हनुमान की तरह ही करते हैं। इस समय भी वो लाल पगड़ी और लाल कमीज पहने हुए हैं। वो एक उनका मंच पर होना मतलब एक भरोसा स्थापित होना है। और निश्चित रूप से डॉक्टर सुरेश अवस्थी हमारे बड़े भाई की तरह अनेक वर्षों से हमसे जुड़े हुए हैं। यहाँ अक्षय डोंडा जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरे अनुज मान सिंह भोंदिया जी मेरी सदैव साधारण से साधारण चीज़ों की भी बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत उच्च कोटि की प्रशंसा करने वाले, उनको नमस्कार करता हूँ। और अभी वो जो मेरे साथी आते जा रहे हैं, विकास अरोड़ा जी का स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे मेहमान 7:05 पर आएंगे और हम उनका अभिनंदन करेंगे। उस बीच में एक ज़मीन बनाने की कोशिश करता हूं। जो कुछ मेरे पास टूटी फूटी भाषा है, मैं ये सुनीता सिंह जी आई हैं, मैं आप सबकी तरह, नमस्ते सुनीता जी, वैसा कंपेयर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं ये मानकर भी चलता हूँ कि कोई इस कार्यक्रम का मैं हीरो भी नहीं हूँ। हीरो दरअसल वही है जो हमारे अतिथि हैं, हमारे मेहमान हैं। तो उनकी आभा, उनकी शोभा बनी रहे, उनके लिए मैं जो कुछ अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से कह पाता हूँ, कहने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर सुरेश अवस्थी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मंच के एक बहुत जाने माने कवि हैं। हालांकि एक बात है जो मैं विनोद में और बड़ा उनसे अभयदान लेकर धीरे से कहूँगा आज, जो मैंने उनसे कभी नहीं कही, तो वो मंजीत भाई भी जब लगातार रुके रहेंगे तो जानेंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। लेकिन वो गुण मैंने बहुत बारखी निगाह से, क्योंकि मैं सिनेमा से जुड़ा हूँ और सिनेमा मुझे बहुत पसंद है, सिनेमा पर मैं लगातार विचार करता रहता हूँ, बुनता रहता हूँ। तो एक बात मेरे मन में आई है और मैं उनसे साझा करूँगा सभी मित्रों की उपस्थिति में। लक्ष्मण जी, आपका भी स्वागत है। मोहित सोहनी जी का स्वागत करता हूँ। और गोविंद विश्वास जी, हाँ, आपका नाम में कैसे रह गया मेरे से। आपका भी बहुत प्रेम और अपनापन है। लगातार आप मुझे कुछ ना कुछ अपनी गतिविधियों से अवगत कराते रहते हैं और मेरा उससे ज्ञानवर्धन भी होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी चीज़ों को देखूँ। डॉक्टर सुरुचि मोहता जी पधारी हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी गायिका, गुणी, संस्कृति कर्मी। ये आज मैं काफ़ी कुछ बता चुका, तब आपका आना हुआ कि आज के हमारे कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। उनके साथ थोड़ा बातचीत को लेकर मैं इसलिए भी लालायित हूँ कि वे भी कानपुर के और मैं भी कानपुर का हूँ। तो शायद कभी कोई बात भाषा में हो जाए, अपनेपन में हो जाए, और कुछ आंचलिकता और जो एक लोक का अंदाज है। कानपुर की बोली अपने आप में बहुत अद्भुत होती है, चूँकि मैंने अपनी स्मृतियों में अपनी नानी को बोलते सुना, अपनी माँ को बोलते सुना। और कानपुर में जब गया तो मेरे पर एक बड़ा परिवार है वहाँ पर, मेरे भाई, मेरी बुआ और बाकी फिर नानी के पक्ष के, ससुराल पक्ष के। तो कानपुर का एक अपना अंदाज है। और मैं जैसे राजू श्रीवास्तव इतने बड़े हास्य अभिनेता, कलाकार, लगातार लोगों को अगर वो हंसा पाने में सफल हुए हैं तो केवल कानपुर की जो एक बोली की जो एक मिठास है उसके बलबूते पर ही। प्रिय रितेश का स्वागत है।
मेरे साथी सब, आप सब मेरे साथ बने रहते हो और इस कार्यक्रम की श्रृंखला की गिनती बढ़ाते रहते हो, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सुरेश अवस्थी जी का मैंने देखा है कि वो बहुत व्यवहार कुशल, बहुत विनम्र और अनेक तरीके की दक्षताओं से भरे हुए व्यक्तित्व हैं। वे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत लंबा लगातार एक बड़ा कैरियर पूरा जिया है, सेवानिवृत्ति तक, नौकरी से सेवानिवृत्ति तक। उसके बाद लगातार पत्रकारिता करते रहे। दैनिक जागरण जैसा अखबार जो पूरे दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ उसकी सीमा नहीं है, और देश का नंबर 1 अखबार माना जाता है, उस अखबार में वे पत्रकारिता करते रहे, स्तंभकार रहे। और एक और जो दूसरा आयाम, जो जागरण ने 2 तरीके की गतिविधियां उस ग्रुप में ने की हैं। मैं देख लूँ 7-5 डॉक्टर साहब आ चुके हैं, इसलिए मैं उनको ले लेता हूँ साथ में, तभी बात करूँगा, नहीं तो पता चला कि मैं ही बोलता चला गया। जुड़ने की तैयारी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको भाई साहब? आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है सुनील जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, आप पधारे हैं। और और मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने, और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक अवसर दिया कि आपसे कुछ बातें हों। आप एक बड़े फिल्म समीक्षक हैं, रंगकर्मी हैं। आपको लगातार मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ, कविताएं भी आप बहुत अच्छी लिखते हैं। कुल मिला के समग्रता के साथ जो आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं और नाट्य कला की सेवा कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। आज से आप बातचीत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और आपके माध्यम से बातों बातों में जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। भाई साहब आज तो हम सबका सौभाग्य है आपसे बात करना। आपके सबसे अच्छे मित्र सरदार मंजीत सिंह सबसे पहले आ गए थे और वो अरे इस वाह सर, कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनके साथ साथ फिर हमारे कलाकार मित्र हैं जो धीरे धीरे करके और आते जाएंगे। भोपाल से डॉक्टर सुनीता सिंह हैं। जी जी जी। हाँ, वो सूत्रधार के रूप में अपनी एक पहचान बना के रखती हैं। बहुत अच्छी भाषा उनके पास है और उतने ही अच्छा होमवर्क है। उसके अलावा गोविंद विश्वास एक बड़े चित्रकार हैं, वो हैं साथ में। वाह। डॉक्टर सुरुचि मोहता बम्बई से हैं, गायिका हैं। और रितेश हमारे साथी, जो अक्सर आप जब मध्य प्रदेश आए हैं तो हम्म। हम आप सबकी खिदमत में जो रहते हैं सेवा भाव में, तो रितेश मेरे साथी भी हैं। मैं और भी धीरे धीरे लोग आ जाएंगे। तो आज मुझे जुड़ने का अवसर मिल रहा है, मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन विनोद करता हूँ। विनोद और गुर्जर जी अभी आ गए हैं। को हमेशा ही समझता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण पटल पर मुझे आज अवसर मिल रहा है। एक तो क्या आपसे मिलकर मुझे इस तरह की एक आत्मिक खुशी हो रही है कि जैसे मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। कानपुर में हमारी भी जड़ें इतनी गहरी हैं, हमारे माता पिता सब वहीं से रहे आए और भोपाल को उन्होंने कर्मभूमि बनाया। कानपुर शहर मुझे अपने ननिहाल की तरह याद है, बड़ी बुआ के घर शहर की तरह याद है। आज भी वहाँ परिवार सब रहता है। तो कहीं भी कानपुर की बोली बानी, कानपुर के लोग, कानपुर के साथी मिलते हैं तो मैं एकदम बहुत भावुक हो जाता हूँ। तो हाँ बिल्कुल ये सही है, मुझे पता है कि कानपुर से आपका बड़ा गहरा जुड़ाव है। और अगर हम ये कहें हम दोनों कानपुर के हैं, तो कानपुर मुझे के हैं, लगता बिल्कुल। है ये जो भाषा की और बोली की महक है आप तक पहुंची होगी। बिल्कुल सर। मुझे पता है कि पंडित सिद्धेश्वर अवस्थी जो एक बड़े नाट्यकर्मी भी थे, बड़े समीक्षक थे, बड़े लेखक थे, जिन्होंने नौटंकी को, रामलीला को बिल्कुल नई दिशा दी। और दैनिक जी जी जागरण जिसमें मैं जुड़ा हूँ, उस पे वो जी कला और संस्कृत के समीक्षाएं लिखा करते थे। जी जी वो जी। आपके पारिवारिक हैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे उनका बहुत आशीर्वाद मिला है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो आपका हमारा ये एक बहुत निकट का रिश्ता भी बनता है।
भाई साहब उन्होंने हमको भी कलम पकड़ाई। हम अब वो उस समय कला संस्कृति का एक पन्ना शुक्रवार को आता था संपादकीय पेज में, आधा पन्ना। जी तो जी हमसे कहते थे भोपाल से तुम कुछ ना कुछ लिख कर भेजा करो। जी। तो अब वो उनके अधिकार में था कि वो, अब कानपुर का अखबार है लेकिन वो भोपाल मध्य प्रदेश की कोई भी गतिविधि को क्यों छापेगा, लेकिन वो छापते थे। और उन्होंने मुझे इस पूरे पथ पर चलना सिखाया, जो कुछ भी मैं हूँ उनकी वजह से, उनकी कृपा से। वे ही मुझे याद पड़ता है, मैं छोटा था, अमृतलाल नागर जी के घर ले गए थे लखनऊ में। अच्छा अच्छा। पहली बार इसकी बड़ी विभूति को देखने का मुझे सौभाग्य मिला। पता नहीं कितना, मैं 15 16 17 18 साल का था। तो ये सब संतों के दर्शन होना, संतों का सानिध्य होना, ये सब भगवान की कृपा ही है। मैं बिल्कुल सही शब्द है सुनील जी आपने, संतों के दर्शन होना। अवस्थी जी वाकई संत थे। नाट्य कला की, लोक कला की जितनी विधाएं हैं, ललित हाँ कला की, उन सारी विधाओं की वो बहुत मर्मज्ञ थे। और उनका अ, हफ्ते में एक दिन स्तंभ आता था। लोग प्रतीक्षा करते थे कब उनको हम पढ़ें। हाँ हाँ। अभी डॉक्टर अनिल चौबे रायपुर से ज्वाइन हुए हैं इसमें, बहुत अच्छे सिनेमा के विश्लेषक हैं। शोभना राधा कृष्ण जी हैं, दिल्ली से गांधी कथा की सूत्रधार हैं। बहुत अच्छी वाह। गांधी कथा कहती हैं। जैसे जो प्रवचन वाला पूरा पैटर्न है आध्यात्म का, तो बापू के जन्म से लेकर उनके नहीं रहने तक की पूरी यात्रा एक 2 घंटे में चरखा चला के सूत काट कर, बहुत विदुषी है। कभी इनकी कोई गांधी कथा अगर कानपुर में होगी तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो हाँ बिल्कुल, शो मैं सौभाग्यशाली ने सुन के, और गांधी कथा की बात आई है तो मैंने गांधी जी पे केंद्रित कुछ रचनाएं भी की हैं। जी आपकी जी जी। अनुमति हुई तो एक छोटा सा व्यंग। हाँ गांधी जी को सुनाइए। राजनीतिक दलों ने अपने अपने फायदे के लिए किस तरह से देखा, और जिस जी तरह जी से जी। देखा, मैं व्यंग निकालने की कोशिश की। तो मैं यहीं से मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एक। गांधी जी के लिए पहले दो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जी जी जैसे थे वैसे दिखे, जी। पहने नहीं नकाब। जैसे थे वैसे वैसे दिखे, पहने नहीं नकाब। नहीं। कांटों के भी घर मिले, बनकर खिले गुलाब। क्या बात है। गांधी जी ने बड़ा संघर्ष किया, और 7 बार कानपुर गांधी जी आए आजादी के आंदोलन की राह तलाशने। मैंने इस पे लगातार दैनिक जागरण में, बाद में अभी पिछले दिनों जब 150 वर्ष गांधी जी के थे तो मैंने स्टोरीज लिखी थी। जी जी बहुत अच्छी खबरें छपी थी। तो मैं गांधी जी की नीतियों सिद्धांतों के प्रति मेरा एक समर्पण भाव भी है। तो मैंने एक व्यंग कहा यूं कि कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। हम्म बहस क्या कर रहे थे, एक दूसरे के दिमाग का तहस नहस कर रहे थे। एक हम्म बोला गांधी जी बहुत महान थे, राजनीति से बिल्कुल दूर, एक सच्चे इंसान थे। तो हम्म। दूसरा बोला क्या बकता, बहस देखिए, दूसरा बोला क्या बकता है, हाँ गांधी जी के बारे में इतनी ही जानकारी रखता है। हाँ गांधी जी ने चलाया आंदोलन सत्याग्रह स्वदेशी। हाँ गांधी जी थे पक्के राजनीतिज्ञ, सिर्फ कांग्रेसी। तो हाँ। अगला बोला क्या रखता है, गांधी जी के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है। गांधी जी ने हमेशा दलितों को गले से लगाया, वाह। उन्हें बहुत आगे बढ़ाया, उनके लिए बहुत बड़ा काम किया, उन्हें हरिजन जैसा नाम दिया। और जब हम्म इन्हीं लोगों ने गांधी जी की समाज पे चप्पल चलाए तो गांधी जी कुछ नहीं बोले, बल्कि मुस्कुराए। इसलिए दावे से कहता हूं भाई कि गांधी जी कांग्रेसी नहीं थे, थे बक्के पक्के 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 बसपाई। तो तीसरा हम्म। बोला क्या वक्त है, गांधी जी के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है। आदमी हम्म। जिंदगी भर झूठ प्रेम में डोलता है, लेकिन मरते समय बिल्कुल सच बोलता है। गांधी जी ने मरते समय राम राम की आवाज लगाई। इसलिए मैं हम्म। तो कहता हूं गांधी जी थे पक्के भाजपाई। क्या ये बात। सुन सुन के, ये सुन सुन के एक आदमी, एक बुजुर्ग बहुत परेशान था। न वो हिंदू था न मुसलमान था, सच पूछिए तो अपने आप में समूचा हिंदुस्तान था। वो बोला यार, राजनीति की आगी ने हम्म। राजनीति की आगी ने हमारी देह को तो काट ही दिया है, आत्मा को तो मत काटो। आंगन का बंटवारा क्या कुछ कम है, कम से कम बापू को तो मत बांटो। और ध्यान रखो, बापू के बंटवारे में, आंगन के बंटवारे में जब बापू को भी बांट दिया जाता है, वो आंगन कभी नहीं पनप पाता है। वो आंगन कभी नहीं पनप पाता है। वो आंगन कभी क्या नहीं बात। पनप पाता। कमाल।
बहुत बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है सर। और ये वास्तव में यही हो रहा है कि सब एक महान व्यक्ति की भी छीना झपटी होती है, लेकिन यह है कि उनके सच्चे पथ पर, उनके सही राह पर चलने के लिए लोगों को जी बहुत जी। कष्ट होता है। दिलीप कुमार द्विवेदी जी ने आपको प्रणाम किया है। और मैं प्रणाम करता हूँ जी। पांडे जी भी मुझे लिख रहे हैं। हाँ, जिन मित्र बहुत खूब लिख के भेजा है, मैं अद्भुत हूँ। मनजीत सिंह जी, आपका स्वागत है। ये बढ़िया शब्द हमारे लिए बहुत बढ़िया है। मनजीत सिंह हास्य व्यंग की बड़े शानदार शानदार कवि हैं। मैंने आपको इसी पटल पर सुना भी था और मंचों पे तो मैं आपको सुनता ही रहता हूँ। आपने इनसे जोड़ा मुझे, और मैं वही कह रहा था कि मंच के ये हनुमान है। अभी वही मैं तारीफ कर रहा था कि लाल पगड़ी और लाल शर्ट पहने हैं। मंच की मर्यादा की रक्षा करते हुए मैंने 2 कवि सम्मेलनों में देखा कि वहां पर सामने से कुछ लोगों ने कुछ थोड़ा सा स्तरहीन कुछ बात करी, तो इन्होंने बहुत तेजी से ललकारा उनको, और उसको भी सभ्यता सिखाई, उसको बताया कि दरअसल ये मंच है कैसा। मंच तो के मैं सरपंच। सच क्या बात है। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि आपके हमारे अच्छे हमसे अपनापन रखते हैं। ये बड़ा कम है। अब यह अखिल भारतीय कविता के मंचों पर एक पारस्परिक अपनापा जो है वो बहुत प्रभावित हो रहा है पिछले कुछ वर्षों में। इसकी आप क्या वजह मानते हैं? मैंने देखा है कि सब लोग बहुत अपने आप में ही बैठे रहते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो अपनी रचना पाठ करते हैं, बाकी टाइम वो कुछ ना कुछ लगे दरअसल रहते हैं क्या अपने। है, मैं सारे मंचों के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकता हूँ, हाँ लेकिन जब कुछ विरोधी विचारधाराओं की टीम होती है और जो मंच हाँ पे बैठे हुए मित्र हैं, उनके भीतर ये भावना होती है कि सर्वाधिक अंक श्रोताओं से मुझे ही मिल जाएं, तो हाँ कहीं ना कहीं अपने भीतर सिमट जाता है। और जब हाँ भीतर सिमट जाता है तो उसका उल्लास, जो उत्साह, कविता के प्रति समर्पण, मंच के प्रति वो जिम्मेदारी कहीं ना जी कहीं जी कम होती है। और ये परंपरा धीरे धीरे मंच पर आई है। एक जो हाँ परिवार की परंपरा थी मंच की, जी और जी छोटे से लेके बड़े तक के प्रति एक जो भाव था, उसमें हाँ कहीं ना हाँ कहीं टूटा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जी जी अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से परंपरा उठ गई है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर भी एक फर्क तो आया है, जो लगभग अ, इधर इस पिछली सदी के अंत तक अगर हम बात करें, और ये नई सदी का जो 20 साल गुजरा है, इधर कुछ जो तेजी से अचानक से ये जो हमारे जो अनेक कविगण जो अचानक से चमकदार चेहरे हुए देखते ही देखते, और वक्त से पहले कुछ मुकुटों और अपने विश्लेषणों से विभूषित होते चले गए, वहां पर चीजें आप, बहुत प्रभावित हुई। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और जहां तक मेरा अनुभव है, मैं बड़ी गंभीरता से एक बात ही कहना चाहता हूँ। क्या है कि पूरी दुनिया, हमारा घर परिवार से लेकर सारे लोग बाजारीकरण में फंस गए हैं। हाँ हिंदी कवि सम्मेलन जो वाचिक परंपरा अपनी है, वो भी कहीं ना कहीं बाजारीकरण में फंसा हुआ है। जी जी और कुछ संगतियां उसके सामने हैं। जिस समय की आप बात कर रहे हैं, तब हमारे हिंदी कवि सम्मेलन के सामने टेलीविजन की, लाफ्टर चैलेंज की ऐसी चुनौतियां नहीं थी। बिल्कुल। अब इन चुनौतियों से हिंदी कवि सम्मेलन को जूझना पड़ रहा है। पहले हम्म। एक समय था मंच गीत प्रधान होता था। एक लंबी फहरिस्त है गीतकारों की, जिनके गीत हम आज भी गुनगुनाते हैं। नई पीढ़ी भी जब कभी उनको सुन लेती तो वो भी गुनगुनाती है। धीरे हाँ धीरे हाँ मंच पर हास्य और व्यंग्य ने प्रवेश किया, और जी फिर जी इसके बाद ओज ने भी प्रवेश किया। है क्या, जी जिंदगी जीने की शर्तें जितनी कठिन होती चली गई, मंच धीरे धीरे हास्य व्यंग की ओर चलता चला गया। और हाँ हास्य व्यंग में मैं ये मान के चलता हूं कि व्यंग किसी प्रवृत्ति पर हो तब तो हाँ वो ग्राह होता है। लेकिन ये यदि व्यंग व्यक्ति पे चला जाता है तो वो व्यंग व्यंग नहीं होता है, बल्कि एक आ, अनापेक्षित आलोचना आलोचना होती है। हाँ ये आक्षेप का रूप ले आ, लेता है। आगे है, ऐसा नहीं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, आ गया है। मैं ये मानता हूं कि दुअर्थु संवाद, अश्लीलता और व्यक्तिगत व्यंग और हास्य फुहड़, ये मंच पर नहीं होना चाहिए। और जब मैं कवियों की टीम बनाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी न हो, मैं स्वीकार नहीं करता हूं ऐसे लोगों को, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी परंपरा है जो दुनिया के तमाम सारे देशों में बहुत ही लोकप्रिय हुई है और हो रही है। मैं खुद 23-24 देशों में गया हूँ,
हाँ मंजीत हाँ। सिंह तो सगे देशों में गए हैं, तो जी। वहां पर बड़ी साफ सुथरे ढंग से इसको सुना जाता है, इसमें कोई दो राय हाँ, नहीं है। हमेशा असल में क्या है कि एक तो मंच पर भी महिला कवित्रियों का होना, तो एक गरिमा की वो एक अपेक्षा की जाती है शेष लोगों से जो मंच पर बैठे हैं। फिर सामने जो सुन रहे हैं उसमें भी महिलाओं का होना, तो वहाँ श्रोताओं से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने रिएक्शन में कम से कम मर्यादा का ध्यान रखें। पर कई बार एक अजीब सा गड्ढे सा पूरा वातावरण देखा जाता है। अब आजकल तो ये बड़ा, जैसे हमारे लाफ्टर शो इन सब में भी होने लगा है कि कुछ चीजें हाँ, सुनियोजित होती हैं कि हम ऐसा कहेंगे तो तुम ऐसा कह देना, फिर तुम थोड़ा सा गुस्सा हो जाना, फिर मैं थोड़ा सा मना मैच लूंगा फिक्सिंग, और हम और कुछ माहौल बन जाएगा। मैच फिक्सिंग। देखिए, इसका अगर आप विश्लेषण करें तो मैं इन शॉर्ट एक बात कहता हूँ। क्या है, जब कोई भी कला ग्लैमर की जी दुनिया में पहुंच जाती है, जी जी। तो फिर इसमें सर्वाधिक नुकसान महिला कलाकारों का होता है। हाँ। आपने देखा होगा कि पहले मंच पे एक कुर्ता, धोती या पैजामा और एक झोला, कवि की पहचान ये होती थी। हम्म और दरी दरी के ऊपर सफेद चद्दर, हो सके तो गाँव तकिया। अब हम्म। मंच कहाँ पहुंच गया है, दरी और गाँव तकिया गायब हो गए, बड़े बड़े सोफे आ गए हैं। हाँ कवियों और कवित्रियों के बीच में परिधानों को लेके कितने आकर्षक और कलरफुल हाँ। परिधान पहने जाएं, इसके लिए एक प्रतियोगिता हम्म शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने टेलीविजन है। हम्म। हम टेलीविजन पर जाएं तो अच्छे दिखना चाहते हैं, और हमारा सही बात। कंपटीशन उन लोगों से है जो ग्लैमर की दुनिया के हैं। और यही जी। कारण है कि ग्लैमर की दुनिया के आने के बाद भी, सस्ते सीरियल आने के बाद, कुछ लोगों ने, सबने नहीं, इस हाँ ध्यान देने वाली बात, कुछ हाँ। लोगों ने मंच पर कुछ ऐसे प्रयोग किए जो लंबे समय तक टिक नहीं पाए। ये तय है कि हम्म ग्लैमर की दुनिया, ग्लैमर आने के बाद जो पुरानी आ, श्रेष्ठतम रचनाकार थी, उनको स्थान कुछ अन्य कारणों से भी कम मिलने लगा, जिसमें कुछ आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। और जो ग्लैमर की दुनिया से नई कलमें आई, उनको स्थान ज्यादा मिलने लगा। लेकिन हम्म। नई कलमों का स्वागत है, क्योंकि हम भी कभी नए थे, किसी ने हमें भी मंच पे जगह दी है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती, कर्तव्य बनता है। लेकिन वो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो जी। मंच पर नहीं होनी चाहिए। और मेरी कोशिश भी रहती है, और मैं अब तक सफल भी हूं, कि मंच पर उस तरह का कोई भी व्यवहार न हो जो सामने घर परिवार के साथ बैठे हुए, क्योंकि एक विधा, सिर्फ एकमात्र विधा ऐसी बची है साहित्य की, वाचिक परंपरा की, कवि सम्मेलन, जी जिसे जी। घर परिवार के साथ प्रेम गीत, अगर हाँ पिता अपने बेटी के साथ बैठकर न सुन सके, तो मुझे लगता है कि वो प्रेम गीत नहीं है। वो एक सीन यहाँ फिल्माया गया, एक कस्बे में फिल्माया गया, एक गोवा में फिल्माया गया, और इसके बाद में वो जिस तरह की फिल्मों में गीत आ रहे हैं आजकल, वो हाँ। उससे कहीं प्रभावित होते हैं। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है और बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। मैं आपके अनुभव को सैल्यूट करता हूँ। भाई साहब, इस कोरोना काल में 3 महीने में आपने क्या कुछ उपक्रम किए, ये घर में बहुत बाहर? कठिन बाहर तो सवाल किया निकलने है। मिला नहीं। हाँ ये मेरे जीवन का पहला मौका है हाँ। जब मैंने घर में रह के इतना आराम किया। जी जी। और मैं आराम करते करते इतना थक गया हूँ कि हाँ। जब कोरोना काल खत्म होगा तो 15 दिन की छुट्टी लेके और आराम करूंगा। क्या बात है। मतलब यह है कि कुल मिलाकर कोरोना काल में 3-4 विशेष चीजें देखने को आई। हाँ। एक तो ये है कि परिवार के सदस्यों से लोगों का जुड़ाव बढ़ा। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने समझदारी से काम नहीं लिया, पैनिक हुए, तो टकराव भी हम्म। बढ़ा। हाँ। जिनके अंदर सृजनशीलता की लालसा थी, उनको सृजनशीलता का मौका मिला। मैंने खुद एक गजल संग्रह तैयार किया, बहुत जी सी जी। पुरानी फाइलों को मैंने सहेजा। इन हाँ। दिनों में एक दोहा संग्रह में लगा हूं, करीब 250 दोहे मेरे अलग अलग रंग के हैं, जिनको मैंने विभिन्न मौकों पे लिखा था, मैंने इकट्ठा किया। हम्म। आपको ध्यान होगा, जब कानपुर आप आते होंगे तो एक दैनिक जागरण में व्यंग्य का कॉलम पढ़ते होंगे, शहरनामा, हाँ, वो जिसमें नीचे साप्ताहिक वाला आपको लगभग वो 20-25 वर्षों से लिख रहे हैं लगातार। 22 वर्ष तो मैंने मुसलसल लिखा, हाँ फिर बीच में टुक करके लिखा और नाम से लिखा। हाँ हाँ। तो उनकी कुछ पुराने ढूंढ की उनकी तैयारियां की। हम्म। एक दैनिक जागरण पूरे देश में लगभग 150 कार्यक्रम करता है, और हाँ, ये मैंने उसका एक जिक्र। कवि सम्मेलन की दुनिया का एक बड़ा
प्रयोग है। इसको लेके अयोध्या यूनिवर्सिटी में, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी अयोध्या में एक रिसर्च, एक शोध हो रहा है। जी। उसका मुझे रिसोर्स पर्सन बनाया गया। मैं और डॉक्टर कलीम कैसर गोरखपुर की रिसोर्स पर्सन है। तो मैंने उसकी पूरी तैयारी की ताकि सामग्री हम दे सकें। और जो 20 वर्ष हो गए हैं दैनिक जागरण के कार्यक्रम को करते हुए, ये पहला मौका है जब ब्रेक हुआ है। तो उसकी सारी सामग्री, जो समाचार छपे, जिस तरह की कविताएं हुई, जो नए नए प्रयोग कवि सम्मेलन में हुए, आपको शायद इस बात से सहमत होंगे कि जब मीडिया में कवि सम्मेलन नहीं था, मैं मीडिया के उन कवि सम्मेलनों की बात नहीं करता हूं जो डिमांड एंड सप्लाई वाले कवि सम्मेलन, सब्जेक्ट की डिमांड किया गया और कवि सप्लाई की। मैं वो बात करता हूं जो निखालिस कविता के कवि सम्मेलन होते हैं। वो जो मीडिया के कवि सम्मेलन, कवि समाचार पत्रों में कई कोने में छपते थे, आधे कॉलम, एक कॉलम में छपते थे, 2 कॉलम में छपते थे। लेकिन पूरे पूरे पन्ने सेलिब्रिटी की तरह जब ये कवि सम्मेलन मीडिया में पहुंचे, दैनिक जागरण ने इसकी शुरुआत की, तो छपने शुरू हुए। इन तमाम आयामों पर जो सामग्री चाहिए थी वो मैंने इस पूरे कोरोना काल में इकट्ठी की है। लेकिन कोरोना काल में व्यंग का कवि हूं तो कुछ थोड़े से परिवर्तन भी हुए हैं। बड़ी अब तो मैं थोड़ा मैंने ठीक किया है, जैसे आत्मनिर्भर हुआ, अपने हाथ से दाढ़ी ठीक की। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल रहा होगा, ये लेकिन मुश्किल आई होगी। लेकिन इसके पहले जब ऐसा नहीं था तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। क्या स्थिति थी? 4 पंक्तियां ये पढ़ता हूँ कि 5 स्टार था मैं, 5 स्टार था, ढाबा बना दिया। 5 स्टार था मैं, ढाबा बना दिया। शोले के धर्मेंद्र को सांभा बना दिया। कोरोना की ये साजिश तो देखिए, घर में लाक करके बाबा बना दिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये भी सही बात है। और कुछ घर कुछ और खुरमे समोसे भी बनाए कि नहीं भाई साहब, ये तो बताइए। कुछ खुरमे समोसे भी बनाए कि नहीं घर में? लोगों ने ये सब भी बहुत किया है। नहीं आता है। हमारे घर में कहा जाता है कि बातें बनाना आपको ज्यादा आता है, तो मैंने बातें नहीं बनाई। लेकिन हाँ, जैसे मैंने चाय बनाई, मैंने कुछ थोड़ा बहुत अपने निर्माण काम किया, और घरेलू वो काम भी कुछ किए जो कभी करने का अवसर नहीं मिलता था। ये नहीं मैं कहता हूँ कि मैं करता नहीं था, मुझे करने का अवसर नहीं मिलता था क्योंकि घर में नहीं रहता था। लेकिन हमारे पटल पे जितने भी लोग हैं, मैं 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में सब ने अपने अपने अनुभव बांटे हैं और सबके अपने अलग अलग अनुभव हुए हैं। सबके, किसी का स्वास्थ्य का नुकसान हुआ है, किसी के अर्थ का नुकसान हुआ है, किसी के समय का सदुपयोग नहीं हो पाया है, और अभी भी हम इससे जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है। सुनील जी, मैं आपके माध्यम से और बातों बातों के माध्यम से ये 4 पंक्तियां अपने सारे पटल के श्रोताओं को, पूरे देश को सौंपता हूं। ये संकल्प की पंक्तियां हैं कि शक्ति और साधना के हम साधक, योग हमारा विज्ञान जीतेगा। शक्ति और साधना के हम साधक, योग और हमारा विज्ञान जीतेगा। नीति नियम तप और अनुशासन, चरक सुशीर्ण का ज्ञान जीतेगा। कोरोना का टूटेगा कुचक्र, एकजुटता का मान जीतेगा। कालजयी मंत्रों के सर्जक, कालजयी मंत्रों के हम सर्जक, जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा। हमें पक्का विश्वास है कि इस पर विजय प्राप्त करेंगे और दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों से के लिए एक उदाहरण बनेंगे, और बन भी गए हैं। कवि अशोक भाटी जी उज्जैन से ज्वाइन हुए हमारे भैया। जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आपको भी नमस्कार किया उन्होंने। मैं नमस्कार करता हूँ अशोक भाटी जी को, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे व्यंगकार हैं। हमारा बहुत मंच साझा करते हैं। अभी पिछले दिनों ओम व्यास स्मृति मंच पर उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया था आपके भोपाल में, और मैंने उसका किया था। एक अघोषित अध्यक्षता मेरी जिम्मेदारी पर थी। ये अशोक जी का ही आदेश था। हाँ, अशोक जी भी बहुत मंच को अच्छे से संभालने वाले, मंच की केयर करने वाले, और श्रोताओं के साथ रिश्तों की भी करते। ये तो बात है। मुझे उनके बहुत अच्छे अच्छे आतिथ्य याद हैं। बल्कि मैं आज शाम को याद कर रहा था कि पिछले बार जब हम लोग मिले थे तो क्या क्या बढ़िया बातचीत और गप हुई थी। ये सब सारे संक्रमण काल में सब आना जाना निकलना बंद हो गया। अब आपको कभी पार्टी में जाने का मौका नहीं मिला?
कहाँ सर? अशोक भाटी जी की पोहा पार्टी। घर में मैंने भाभी जी के हाथ का पोहा तो खाया कई बार। ठीक है, फिर तो आप भाग्यशाली हैं। और एक बार तो खैर वो एक क्लब में ले गए थे, तो वहां तो बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ, मतलब क्या कुछ नहीं खाया, कितनी देर तक खाते रहे मैं बता नहीं सकता हूँ। तो वो आतिथ्य में तो मालवा का जवाब नहीं, संस्कृति का और वहाँ के मित्रों का, तो वो भाटी जी उस इसमें तरह कोई से बराबर याद रहते हैं। एक ये मैं देखता हूँ कि एक लंबा समय आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी बिताया, जिसमें आपने राष्ट्रपति जी, पुरस्कार भी प्राप्त किया। और आपने वो शैक्षणिक काल देखा है जिसमें गुरुओं का आदर मतलब बना रहा। निश्चित रूप जो से क्या है, हर क्षेत्र में बदलाव आए हैं। जी और जब बदलाव आए हैं तो कहीं ना कहीं मूल्यों का क्षरण भी हुआ है। जी याद है कि जब मैं पढ़ता था हाँ तो कहीं ना कहीं गुरुओं के प्रति जो समर्पण भाव होता था, और जो ये भी मैं कहूंगा जो गुरुओं का शिक्षा के प्रति समर्पण भाव होता था। मैं गांव में था, मेरा जन्म कानपुर देहात जो अब हो गया, पहले कानपुर शहर था, बेला विधुना रोड पर कंजरी एक गांव है, वहां हुआ। हम्म, जूनियर हाई स्कूल तक वहां शिक्षा की व्यवस्था थी। तो जी मुझे ये याद है कि फट्टे पर बैठकर, और अगर फट्टे नहीं मिला तो घर से बोरा ले जाते थे अपना, जी खुद बिस्तर पे बैठते थे, पढ़ते थे। और जब पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता था, परीक्षा निकट आती थी, तो गुरुजी अपने घर में बुलाते थे, अपने लालटेन का तेल खर्च करके अपनी बिस्तर दे के पढ़ाते थे। तो हाँ ये समर्पण भाव। तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं गुरुओं में भी आया है। मैं मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूं, तो मुझे पता है कि एक लंबे समय तक ट्यूशन का व्यापार चला, फिर परीक्षा हाँ में नकल का व्यापार चला। हाँ तो उसमें कई गुरुजी भी शामिल थे, और शिक्षकों की भी आया, स्टूडेंट्स में भी आया। वो कम मेहनत में अधिक पा लेने की जो लालसा होती है, हाँ वो कहीं ना कहीं रिश्तों के बीच में टूटन पैदा करती है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं सुनील जी, मैं इसको मानता हूं कि सफलता के लिए साधन भले ही कम हो, हाँ लेकिन साधना बड़ी होनी चाहिए। सही साधन बात। कम हो, साधना बड़ी होनी चाहिए। तब विद्यार्थियों की, उस समय के काल में विद्यार्थियों की साधना भी बड़ी होती थी, और साधन भले ही कम होते थे। अब तो आप देखते हैं कि देश में बड़ी संख्या में फुल्ली एसी, सेंट्रली एसी स्कूल हो गए हैं। एसी से बच्चे हाँ निकलते हैं, एसी कार में जाते हैं, बस में, और एसी में जाके पढ़ते हैं। तो वो पसीने बहाने का जो एक था, एक, सही कह रहे हैं। अगर किसी बच्चे को किसी गलती पे जोर से डांट दें, और ईश्वर न करे गुस्से में हाथ उठा दें, तो जेल हम्म, जाने की नौबत होती है, और हमारे ही अखबार की सुबह खबर बन जाती है। तो सारा कुछ बदला बिल्कुल, है। इसलिए ये ये तो तो है है। कि भाटी जी ने कहीं ना आपके कहीं। साथ एक विदेश यात्रा को याद किया है अभी। पोलैंड गए थे, कहाँ गए? इंडोनेशिया। किसने याद किया है? भाटी जी ने इंडोनेशिया की मैं यात्रा की आपके साथ में। इंडोनेशिया गया हूँ, 2 बार गया हूँ इंडोनेशिया। तो भाटी जी कह रहे हम लोग साथ में रहे वहां पर, आप और वो। हाँ, इंडोनेशिया में हम साथ थे, और उस कार्यक्रम का जहां तक मुझे याद पड़ता है, वही कार्यक्रम था जिसमें संतोषानंद जी थे, संचालन मैंने किया था उसका। और एक कार्यक्रम हाँ ऐसा हाँ। था जिसमें शायद संतोषानंद नहीं थे, और मैं इंडोनेशिया में साथ साथ था भाटी जी की। भाटी जी की विदेश वो जो यात्राओं भगवान, विदेश भाटी जी की यात्राओं में भगवान, क्या आनंद रहता है सर जी? देखिए मैं 4 बार अमेरिका का मुझे जाने का मौका मिला, और 18 शहर से लेके 24 शहरों तक में कविता पढ़ने का मौका मिला। कुल हम्म मिला के अगर देखो 30-35 शहरों में अमेरिका के हम्म, मैंने कविता पढ़ी। 2 बार मैं इंग्लैंड गया हूँ, 18 और 12, लगभग 30 शहरों में, और हाँ 25-26 शहरों में वहां गया हूँ। 8-9 बार मैं दुबई गया हूँ। कुल मिला के कई हम्म, देशों में जाने गए। मेरा एक अनुभव ये है कि चूंकि विदेश में हाँ कवि सम्मेलन सहज उपलब्ध नहीं है। जी जी हमारे यहाँ तो टेलीविजन पे भी उपलब्ध है, और आप को हर शहर में, बड़े शहर में साल में 2-4-5 कार्यक्रम होते हैं। हम्म वहां एक अनुष्ठान की तरह, एक उत्सव की तरह कवि सम्मेलन को लेते हैं। और अनुशासन ये कि 7 बजे शुरू होना है,
तो 7 बजे शुरू हो जाएगा। और चूंकि ज्यादातर कार्यक्रम जो होते हैं वो हाँ टिकट पर होते हैं, तो जब आप जी कोई चीज पैसा खर्च करके खरीदते हैं तो उसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए अच्छी कविता, आनंद की कविता वहां बहुत आत्मीयता के साथ सुनी जाती है, कवियों को हाँ बहुत सम्मान मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हाँ वहां हाँ। पर ये, क्योंकि जब कोई सुनील जी, जब कोई वस्तु आंख के निकट आ जाती है तो वो धुंधली दिखने लगती है। हमारे हिंदुस्तान का कवि सम्मेलन हमारी आंख के बहुत निकट है, हम्म। इसलिए हम कभी कभी उसकी उस गरिमा को, उस उल्लास को, उस उत्साह को, उस उमंग को प्राप्त नहीं कर पाते जो विदेश में लोग प्राप्त करते हैं। ये तो है, वो हमेशा मैं देखता हूँ कि जो चीज आसानी से उपलब्ध है या मुफ्त में उपलब्ध है तो उसका उसकी कीमत समझी नहीं जाती ना। जी जी जब बिल्कुल। कोई एक लेक्चर भी आपको सुनना पड़े कला पर, संस्कृति पे, नृत्य पे, नाट्य पे, और उसकी एक फीस चुकाना पड़े, मान लो 200-400 रुपए, तो आप वहाँ आपको वहाँ खांसी भी नहीं आएगी और छींक भी नहीं आएगी, दोनों बातें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल ये ठीक एक कह रहे हैं। बात है। तो कोई इधर हमारे देश में तो आप जगह जगह गए हैं, कोई ऐसा वाकया कवि सम्मेलन का आपको याद आता हो जो बड़ा दिलचस्प रहा हो, आपको भुलाए नहीं भूलता, कोई ऐसी बात, कोई हाँ, घटना? थोड़ा दिलचस्प होने को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे संस्मरण हैं, थोड़ा सा दिलचस्प को थोड़ा हाँ विश्लेषण करिए तो। क्योंकि अनुभव कुछ बहुत ही आनंददायी होते हैं, कुछ कभी कभी कड़वे अनुभव भी होते हैं। हाँ हाँ हाँ। कई बार बहुत कई बार तो ये भी होता है कि हमको लगता है कि हमको पहुंचना है और पहुंच पाएंगे कि नहीं, कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आमने सामने निर्मित हो गई, या कई बार पहुंच कर भी नहीं पहुंचे, हाँ, ऐसा सामने होता से है। गाड़ी निकल गई। कई बार ये हुआ ऐसा कि इतनी देर से पहुंचे कि जनता उठ के चली गई। ये ऐसा कई बार होता होता है है। ना कि। शुरुआती दौर का मैं एक वाक्य बताता हूँ। जी जी। मुझे ये याद आ रहा है, वो एक सुरेश बगदिया चंद्रेश कवि हुए हैं, वो हैं अभी भी। उनके शहर के पास एक कार्यक्रम था जिसमें एक हाँ। नदी पार करके जाना होता था। अच्छा अच्छा। और जब मैं निकला तो मेरी बस छूट गई। हम्म उन दिनों बस से यात्रा होती थी। तो एक गैस सिलेंडर ले जाने वाला एक छोटा वाला टेम्पो था। तो हम्म। उससे मैंने बात की तो उसने कहा मैं नदी के किनारे तक आपको छोड़ दूंगा। मैं हाँ वहां हाँ पहुंचा। अब हाँ हाँ। नदी से जो अंतिम नाव चलती थी वो निकल चुकी थी। उस पार जाके वहां जाने के लिए बस मिलती थी। क्या बात। तनाव ये था कि अगर बस निकल गई तो क्या होगा। हम कहीं की नहीं रहेंगे, क्योंकि उस ग्रामीण क्षेत्र में कोई साधन नहीं मिलेगा। और तनाव ये था कि नदी कैसे पार की जाए, नाव तो निकल गई। हमारी अगुवाई कर रहे थे हमारे कानपुर के अ, मुक्तक के सम्राट जिनको हम कहते थे, श्री सारंगजी त्रिपाठी। जी जी। दिवंगत हो गए हैं, मैं उनकी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो मैंने कहा हम्म दादा कैसे चलेंगे, मैं तो बहुत नया कवि था। तो मुझे लगता है लौटना पड़ेगा, और लौटने का भी हम्म कोई साधन नहीं, क्या किया जाए। तब तक एक साधु संत जी एक लंबा सा चिमटा लिए हुए और गाते गुनगुनाते हुए नंगे पांव बालू पे चलते हुए दिखाई पड़े हम्म। और नदी की तरफ मुड़ रहे थे। तो त्रिपाठी जी ने उनके पास जाके कहा कि आप इधर कहाँ जाएंगे, तो नदी है। तो बोले नहीं, मैं रोज रोज शाम को जाता हूँ। तो त्रिपाठी हम्म। जी ने कहा कि अगर मैं आपका पीछे से अनुसरण कर लूं क्या, तो मैं पागल हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा। बोले हाँ हाँ भाई, आइए आप। आहा। क्या बात। उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लिया, मैंने आशीर्वाद दिया। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैंने त्रिपाठी जी से कहा कि इनके बाबा जी के हाथ में चिमटा है, अगर बीच धार में पहुंचने के बाद भी नहीं चिमटा लगा दिया और कहा सब दो, तब क्या करेंगे। नहीं नहीं, संतों पे साधुओं पे आपको विश्वास करना चाहिए। उस समय मेरे भीतर वो एक अतिरिक्त कीड़ा हाँ जागा। हम लोग उनके पीछे पीछे निकले। उनको ये पता था कि धार कहाँ कितनी गहरी है। हाँ हाँ। त्रिपाठी जी धोती पहनते थे, उन्होंने धोती ऊपर तक की, मैंने पैंट उतार के अपने कंधे पे डाला। जो एक झोला था वो मैंने सर के ऊपर रखा और छप 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 करते हुए नदी पार की। उस तरफ गया तो बस स्टार्ट खड़ी थी, बस पे बैठा और तब जाके कवि सम्मेलन पहुंच पाया। कवि सम्मेलन ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा देर से शुरू होते हैं, तो वो हम्म। लगभग शुरू होने की प्रक्रिया में था। मैं वो घटना आज तक नहीं भूल पाता हूँ। वो रास्ते का असमंजस आपको नहीं भुलाए भूलता होगा, जिसमें आपको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, आप पहुंच पाओगे कि नहीं, और पूरा रास्ता बहुत तनाव में गया। उस समय एक कवि तो नाव सम्मेलन की छूट प्रति गई, एक नाव छूट गई और नया, फिर बस भी छूट।
छूटने का खतरा। कम से कम एक सम्मोहन भी था, किसी भी तरह से किया जाना चाहिए। मैं आपको एक संस्मरण बताता हूँ, मैं कवि सम्मेलन में आया कैसे। हाँ, सुनील जी वो एक आप बात है। सुनील जी, आप नाट्यकर्मी हैं, इसलिए आपको ये जान के अच्छा होगा कि मैंने जीवन में 2 नाटक भी किए। एक नाटक में मैं अच्छा ओझा बना, अच्छा, ओझा अभिनय जो किया। झाड़ फूक, और एक नाटक में मैं टीपू सुल्तान बना। गुड। और मैंने 6 साल तक रामलीला में भी पाठ किया। वाह रामलीला वाह। में बाणासुर था। मैं हम्म, आपके झांसी और आसपास के शहरों में बहुत गया। हाँ हाँ। साइकिल जो 8 10 15 10 15 20 किलोमीटर हुआ तो साइकिल, साइकिल के आगे वो जो खाना होता है उसमें टंगी हुई तलवार, और पीछे एल्युमिनियम का यूनिफॉर्म वाला ड्रेस वाला बक्सा। बस रामलीला में पहुंचा। रावण बाणासुर संवाद उस समय बड़ा लोकप्रिय होता था। आपने रामलीला चूंकि नाट्यकर्मी तो आप जानते हैं। हाँ, बाणासुर के तो साथ उनका एक है। था, कविताएं लिखता था। 15 अगस्त 26 जनवरी में जो मेरा विद्यालय है अरविंद विद्या मंदिर, उसमें पढ़ता भी था। बाल गोष्ठियां में भी पढ़ता था। और बचपन में 8वीं तक में जो गांव रहा तो मुझे कविता से लगाव इसलिए हुआ क्योंकि मेरी दादी जो 103 वर्ष जिंदा रही, यशोदा नाम था उनका, हाँ तो उनको सुबह के समय रामचरितमानस का सुनाना और शाम के समय राधे श्याम रामायण सुनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। तो कविता से धीरे अच्छा। धीरे जुड़ाव हो। उस जुड़ाव के हम्म नाते मैंने कविताएं रचनी लिखनी शुरू की। रामलीला में मैंने पाठ भी जो थे रावण बाणासुर संवाद के, जो मैंने पाठ हम्म वो भी लिखे। अचानक हमारे यहाँ पर एक रोडवेज कॉलोनी में, चूंकि आप कानपुर से परिचित है, एक कवि सम्मेलन हम्म हो रहा था। तो हमारे मोहल्ले के मिस्टर अनुपम निगम है, अभी भी वो हैं, वो हमारे हम्म अच्छे मित्र थे। तो वो शाम को बोले चलिए सुरेश जी आपको कवि सम्मेलन सुनाना। हम्म, मैंने कहा ये क्या होता है? बोले आप चलोगे तो आपको आनंद आएगा। मैं पहली बार कवि सम्मेलन सुनने गया। हाँ श्री उमाकांत मालवीय जी बड़े संचालक थे, वो संचालन कर रहे थे। पहला राउंड खत्म हुआ, बड़े बड़े कवि थे। दूसरे राउंड में पहले नंबर पर डॉक्टर, उनको गीतकार जो आपके गाजियाबाद के हैं, उनको बुलाया गया। कुंवर बेचे, कुंवर कुंवर बेचे। कुंवर हाँ हाँ को मुझे हाँ आज भी याद है। उन्होंने गीत पढ़ा, बिछुआ जितनी दूर तुम्हारे पांव से। हाँ। तो उस पे लोगों की तालियां आई। और दूसरा गीत जब उनकी मांग आई तो दूसरी गीत उन्होंने पढ़ा, वो बदला बिटिया के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो हमें तेरी बिटिया की अखियां। तो मैंने अनुपम निगम जो मेरे बगल में बैठे सुन रहे थे, मैंने कहा भैया जी ये लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं भी पढ़ सकता हूँ। बोले हम्म पढ़ोगे? मैं पढ़ूंगा। चूंकि संयोजक मंडल में थे, संचालक उमाकांत मालवीय जी के पास नाम पहुंच गया तो उन्होंने मुझे बुला दिया कि एक नए कवि पढ़ना चाहते हाँ। हैं, और चूंकि आयोजकों का आदेश है इसलिए मैं उन्हें बुला रहा हूँ, हम्म आप शांति से उनको सुनिएगा। उन दिनों मैंने एक कविता 15 अगस्त पर लिखी थी। मैं एक 5 7 8 लाइन का एक टुकड़ा सुनाता हूँ। तो मैंने वो कविता पूरी, चूंकि रामलीला था, मैं काम करता था, माइक का मुझे फियर नहीं था, सामने जनता का मुझे कोई डर नहीं था। तो मैंने शुरू किया और यूं पढ़ा कि 15 अगस्त सन 1947 का इतिहास। मैंने कविता हाँ जोड़ तोड़ की थी। 15 अगस्त सन 1947 का इतिहास, आजादी से कितनी दूर, आजादी के कितना पास। यही है वो दिन जिस दिन भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन यही है वो दिन जिस दिन भारतीय हृदय से परतंत्र हो गया था। ये बोली, ये भाषा, ये लिबास, ये अंग्रेजी मदिरा के प्यास, ये जिंदा को करके डैड बनाया डैडी, ये माँ की मम्मी बना के आजाद। क्या। खूब तालियां आई। सुनील जी वंस मोर की आवाज आई। मुझे वंस मोर का मतलब पता नहीं था। मैंने माननीय उमाकांत मालवीय जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा एक कविता की मांग और आ रही है। मैंने सर कविताएं तो हैं लेकिन मुझे याद नहीं है। वो मेरा हम्म पहला कवि सम्मेलन था। फिर मेरे शहर के वरिष्ठ कवियों ने मुझे बहुत प्यार दिया और गोष्ठियों हम्म, कवि सम्मेलन का सिलसिला शुरू हुआ। तो आप जानते हैं कि ईश्वर ने, आप सबकी दुआओं ने, मित्रों ने जो हाँ। दुआ की। फिर अभिनय से छूट गया होगा आपका, जब आप इधर कवि सम्मेलन की तरफ चले गए। लेकिन फिर भी मैं अभी जब शुरू में मैं आके बैठा था तो मैं सबसे कह रहा था, अभी सप्ता सोनी जी भी आ गई है इसमें, और एक रामायणधर द्विवेदी जी लगातार रामायण आपकी था प्रशंसा। हाँ हाँ। और दैनिक स्वागत। जागरण से भी, हाँ दैनिक जागरण कानपुर के लॉगान से भी कोई सज्जन लॉगान हुए हैं। उनका नाम सभी मित्रों का संभवतः। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं हाँ, सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पंकज जी और हैं। हाँ, पंकज जी का भी स्वागत है। और हम्म, ये मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ।
जी। तो मैं कह रहा था कि आपकी आंखों में भी अभिनय प्रतिभा दिखाई देती है, वो मैंने ऑब्जर्व की है। मेरी आंखों में किसमें दिखाई देती आपकी हाँ, अभिनय प्रतिभा है, गहराई बहुत। है? अच्छा, मैं तो मंच का व्यक्ति हूँ। हाँ नहीं, लेकिन ये मेरी फीलिंग है, मतलब एक कई वर्षों से मेरे को लगता था कि कोई बहुत इमोशनल संवेदनशील कैरेक्टर अगर आपको करने को मिलेगा तो आप ऐसा निभाओगे कि क्या बता। हाँ, नहीं, चूंकि मैंने नाटक में काम किया, 2 नाटक में काम किया है, और दूसरा ये आपको अच्छा लगेगा सुनते कि DD1 DD2 के लिए मैंने कई टीवी सीरियल भी लिखे हैं। हाँ, धारावाहिक लिखे आपने, बिल्कुल सही। हाँ, तो वो है। नाट्य कला के और मेरा जो उठक बैठक थी वो पंडित सिद्धेश्वर आचार्य संत श्री सिद्धेश्वर अवस्थी जी के साथ थी, तो कहीं ना कहीं से वो जो संतों की किरणें जब आकर भाव आते हैं, वो कहीं ना कहीं वो आपको रिहर्सल वगैरह भी ले जाते होंगे, वो तो एक बार हाथ पकड़ लेते थे फिर छोड़ते नहीं थे। हाँ, नहीं, वो पहले पहले यहाँ पकड़ते थे, हाँ। फिर यहाँ पकड़ते थे, फिर यहाँ पकड़ते थे, और और वो फिर जल्दी जल्दी उठने नहीं देते थे। जो और जितना आप पैदल चल सकते हो। शाम का समय हो तो आप बहुत जल्दी नहीं उठ सकते थे। हाँ, और पैदल चलाते थे बहुत बहुत। वो हमारे भैया जो पैदल बहुत चलाते थे, हमने देखा हाँ, कि वो, हाँ, बहुत वो हम सब ऐसे थे चंचल लोग, जल्दी थकने वाले, हमको लगे खाली रिक्शा आजू बाजू से निकल रहा है, कैसे बैठ जाओ, कहते थे, बोले अरे नहीं बस पास में ही आ गया है, और पास पास करते पता नहीं कितना दूर हो जाता था। लेकिन ये है कि वो उस तरह के लोग अब होना, वो भी ये सब मुश्किल है। तपस्वी व्यक्ति वो, थे। हाँ, वो उन्होंने जो नौटंकी के लिए उत्तर प्रदेश में किया, वो एक अपने आप में अक्षुण। ये लिखा है दिलीप कुमार द्विवेदी जी ने कि दिव्यापुर फिल्म में रोल भी किया है भाई साहब ने। हाँ, दिव्यापुर। हाँ, हाँ, ये दिलीप दुबे हमारे कानपुर के, हमारे बिल्कुल छोटे अनुजवत हैं, और बहुत अच्छे व्यंग के बहुत अच्छे कवि हैं। अच्छा अच्छा। मैं कभी आपको सुनवाऊंगा। आपने शायद मानस मंच में जब आप पधारे थे तो आपने इनको सुना भी होगा, क्योंकि वो मानस मंच के अनिवार्य अंग है। इनके पिताजी अ, श्रीमद् भागवत कथा के बहुत बड़े विद्वान थे। तो एक फिल्म डिबियापुर जो हाँ गांव के चुनाव के ऊपर आधारित है, उसमें एक कवि सम्मेलन शूट किया गया है। उस हाँ कवि सम्मेलन का जो संचालन है, वो हाँ। और व्यंग का कवि सम्मेलन था। दिलीप दुबे भी उसमें मौजूद थे, वो भी एक एक्टर की तरह थे। उसमें मैंने हम्म। अभिनय भी किया, और वो अभी रिलीज नहीं हो पाई है कोरोना काल की वजह से, लेकिन जल्दी ही वो शायद आ जाएगी। और उसमें एक दृश्य जो फिल्माया गया था कि कविता जब लोग पढ़ते हैं तो एक पार्टी अपने पक्ष से समझती है, दूसरी पार्टी अपने पक्ष में समझती है, और पार्टियों के जो समर्थक हैं वो फिर आपस में भिड़ जाते हैं और कवि सम्मेलन में भरभंडा हो जाता है। तो एक बड़ा रोचक एक दृश्य है उसमें। हम ये शक्ल हमारी भी और दिलीप दुबे की भी, और 2-3 कवि और हैं उनकी भी आप दिखेगी, अनिल चौबे हैं या और भी हैं। तो मैंने उसमें अभिनय भी किया है। और एक टीवी सीरियल छुट्टी छुट्टी आया था जी। बच्चों का, उसमें भी हाँ मैंने काम किया था। हाँ, तो वही वही फिर हमारा सोचना बिल्कुल सही निकला। वो कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में उसकी शूटिंग हुई थी, छोटी छोटी की। संजय खन्ना हाँ उसके निर्माता थे। तो DD1 पे आया था, उसमें भी मैंने 2 एपिसोड में थोड़ा छोटा छोटा रोल किया है। हाँ। बहुत पापड़ बेले मैंने। ये नहीं, वो तो है, जीवन इसी से तब के निकलता है। एक हम्म, आपकी जो आपकी संस्था है जिसके तहत आप लगातार कलाकारों को प्रमोट करते हैं, जो बिठूर के पास है, हाँ, लगातार। आप मानस हाँ मंच की बात कर। हाँ, रामलीला की गतिविधियां करते हैं, वो एक आपका एक अलग या, आयाम है। सुनील जी, ये मैं संक्षिप्त में बताता हूँ उसको। हाँ हाँ। हमारे मामा जी पंडित गंगा प्रसाद शास्त्री श्रद्धेश, हम्म, बढ़िया रचनाकार, बहुत अच्छे भागवताचार्य थे। हम्म, उन्होंने कानपुर आके हमारे बड़े भाई साहब आचार्य रघुराज शरण जी अवस्थी के साथ सौजन्य से मिलकर मानस मंच एक संस्था की स्थापना की, हम्म। जो 36 वर्षों से राष्ट्रीय रामायण मेला कर रही है। इस वर्ष अभी नहीं हो पाया है, 36 हो चुका है। तो उसमें हम लोग, हाँ, ये वाला हो गया है, अब की आगे अक्टूबर में होना है, शायद ही हो पाए। उसमें हम लोग 2 कार्यक्रम करते हैं, एक राष्ट्रीय रामायण मेला जो 10 दिन हाँ चलता है, और एक मानस मंच ने एक आश्रम बनाया है मानस धाम, बिठूर के छप्पर घाट पर, क्योंकि हाँ बिठूर एक पवित्र स्थल है और ऐतिहासिक स्थल है।
आश्रम बनाया है, उस आश्रम में आपके श्री चरणों आप आए हैं, तो अरे मुझे अभी मेरा मेरा आप सौभाग्य रहा है। मैं बहुत कितनी सदा अच्छे। से, कितनी समर्पण भाव से, कितनी आत्मीयता के साथ आपने भागीदारी की थी। वहां पर मैं अपनी माँ श्रीमती ज्ञानवती अवस्थी की स्मृति में एक कार्यक्रम करता हूँ जब भागवत का समापन होता है 36 वर्षों जी से। तो उसमें दोनों कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण गोपाल दास जी नीरज, संतोषानंद जी, डॉक्टर गजेंद्र अवस्थी, डॉक्टर मिलीश, रामायण मोहन त्रिपाठी, बड़ी लंबी सूची है, कुमार विश्वास, डॉक्टर सुनील जोगी, मनजीत सिंह जो अभी आप इसमें पटल पर हैं, ऐसे करके 150 से अधिक कवि मित्र विभिन्न वर्षों में सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने उदारता पूर्वक हमारे द्वारा प्रस्तावित सम्मान को स्वीकार करके हमारे मानस वंश को बड़ा बनाया है। एक पत्रिका उसकी निकलती है जिसका संपादन आपके इस करते हैं व्यक्ति के जिम्मेदारी रहता है। जी। कार्यक्रम आत्मीयतापूर्ण होता है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण होता है। और मुझे ये याद है कि उस मंच से नए लोगों की, जो नए हमारे कवि मित्र निकले हैं, वो आज पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि भगवान श्री राम और का प्रसाद रचनाकारों को मिलता है। ये टाइम एक है जो अलग से चल रहा है और चलता रहता है। भाई साहब, इस पूरे एक आप एक अनुभव सिद्ध व्यक्ति की तरह और एक सर्जक व्यक्ति की तरह, आपसे मेरी एक जानने की जिज्ञासा रहेगी जो सबके लिए एक तरह से प्रेरणा और सूत्र वाक्य भी होता है, कि इस 3 महीने के इस कोरोना काल का सबक क्या है मनुष्य के लिए? देखिए, बहुत कई सबक दिए हैं इस कोरोना काल में। जी इस कोरोना काल ने कई सबक दिए हैं। देखिए, आप ये देखिए, एक अदृश्य एक विषाणु ने, एक अदृश्य विषाणु, हाँ और उसने सारी सेनाएं, सारे हथियार, सारे आयुधागार, बड़े बड़े तीसमारखां, बड़े बड़े देश सब, यानी कि एक सबक तो ये है कि हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त, काल, समय सबसे बड़ा होता है। दूसरा एक सबक ये कि व्यक्ति चाहे तो न्यूनतम, कम से कम चीजों में काम चला सकता है, जरूरतें कम कर सकता है। आपने घर में रहते हुए महसूस किया होगा कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो कम हैं हो सकती। और तीसरा ये एक सबक दिया, कुछ लोगों ने ये इसमें आगे बढ़ के काम किया, कि हम उस भारतवर्ष के वाले हैं जहां हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अपने भारत को माता कहते हैं, और हम भारत के अगर माँ के एक बेटे हैं, तो हमें उन जरूरतमंदों का भी ख्याल रखना है जो विवश हैं। हाँ तो कोरोना काल ने ये भी सिखाया कि आप जरूरतमंदों तक पहुंचे, और हाँ आपके पास जो भी अधिक है या जो आप कर सकते हैं उन्हें करें। ये कोरोना काल ने हमें ये भी सीख दिया। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये जो हम लोग ऑनलाइन हाँ वेबिनार, सेमिनार कर रहे हैं, तो हाँ, तकनीकी ये तो को भी उपलब्धि है। उपलब्धि है। कई लोगों ने इसको हाँ सिखाया, और बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी किताबें हमारे इस पटल पर आई। उन लोगों ने बहुत पढ़ा, रचनाकारों ने रचनाएं की। मुझे एक दिल्ली के बड़े प्रकाशक से बात हुई, जगह गजल संग्रह आने वाला है, तो मैंने कहा हाँ कि भाई, बोले आपको अभी 2 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। मैंने क्यों? तो उन्होंने बताया, बड़े 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 नामधारी लेखकों के नाम बताए, नाम लूंगा तो समझ आएगा कि उन किसी की 2 किताबें पहले से आ चुकी हैं डॉक्टर साहब। हम उनको वादा कर चुके हैं, जब उनको मैं छाप पाऊंगा तब मैं आपको कहीं लाइन पे ले पाऊंगा। तो यानी कि रचना धर्मिता में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, और लोगों ने बहुत सार्थक रचनाएं की। और आने वाले समय में हो सकता है, मैं हो सकता कह रहा हूं, कि हिंदी काव्य साहित्य या हिंदी साहित्य के इतिहास में कोरोना काल अलग से रेखांकित किया जाए। ये हमारे संस्कृति के पुनरावलोकन का भी समय है सर, ऐसा मुझे लगता है कि जो हमारी जो धरोहर है, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में, और नाटक हो या फिल्म भी हो, जो कुछ भी पुराना है, जो कुछ भी पहले का है, जैसे धारावाहिक रामायण और महाभारत ने दोबारा आके उन सारे चेहरों को फिर से
एक जान दे दी, जो अरुण गोविल जिन सबको हम भूल गए थे, सुनील लहरी को और सबको। तो आप कविता के क्षेत्र में कहे वाह वाह क्या बात है, हफ्ते में 2 दिन फिर से आना शुरू हो गया। फिर से आना शुरू हो गया और मैंने अपना चेहरा खुद उसमें देखा। हाँ, तो ये जो पुनरावलोकन की एक जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे बहुत पहले की जो हमारी धरोहर चीजें हैं, कवि शिवम ने आपको चरण स्पर्श कहा है। मैं शिवन जी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और आपको का आना मेरे लिए बहुत सुखद है। एक और बड़ी बात हुई है कोरोना काल में। जी जी जी। और ये बात कोई दूसरा मतलब सब खुद महसूस करने वाली है कि होता क्या है कि हम इतना व्यस्त होते हैं हाँ कि अपने आप से बात करने का मौका नहीं मिलता है। कोरोना काल ने हर व्यक्ति को खुद से बात करने से, मेरा एक गीत हाँ है कि खुद से खुद की संवाद है कविता, तो खुद से खुद का संवाद करने का जो अवसर हाँ कोरोना काल ने दिया, ये अलग बात हाँ। है कि किसने की किसने नहीं किया, लेकिन ये बहुत बड़ा अवसर था। अभी हमारे पास 2.5 मिनट करीब है, 2 मिनट में आपको एक कविता सुना देंगे तो फिर ये बात। मैं तो बहुत कुछ सोच के बैठा था, बातचीत ज्यादा हो गई है। चलिए 2 मिनट हाँ में पहले मिनट के मैं दोहे सुनाता हूँ, क्योंकि मैं व्यंग कवि के रूप में ज्यादा जाना जाता हूँ, तो इसलिए मैं कुछ एक तो व्यंग के दोहे सुनाता हूँ। जी जी। ये क्या होता है जब हम कुंठाग्रस्त हो जाते हैं असफलताओं से, और जब दो कुंठित मिलते हैं तो क्या होता है। आशा देखिए, दोहा देखिए। कुंठित से कुंठित मिले दो भई कुंठेश। क्या बात। कुंठित से कुंठित मिले दो भई कुंठेश, भीतर बाहर बांटते ईर्षा द्वेष कलेश। क्या बात। भीतर बाहर बांटते ईर्षा द्वेष द्वेष। कलेश। और एक मोबाइल से मैंने थोड़ा मुस्कुराहट का दोहा निकाला कि अलग अलग नेटवर्क हैं कैसे होवे मेल। अलग अलग नेटवर्क हैं कैसे होवे मेल, लड़की तो है आइडिया लड़का एयरटेल। ओह खूब है। लड़की तो है आइडिया लड़का एयरटेल। और चलते चलते मैं आपको एक हास्य की कविता सुना देता हूँ, जी जी ताकि आप हंसते मुस्कुराते हुए हम लोग विदा लें। आपने जी कहा जी। भी तभी सुनाना है, लेकिन इसके पहले 2-3 शेर सुन लीजिए जल्दी से। हाँ व्यंग गजल के, गजल का बिल्कुल। मैं नमूना रखता हूँ हाँ कि संविधान के पन्ने फाड़े क्या कर लोगे। आप भाषण सुनिए, सब कहते हैं कि दूसरा संविधान का अपमान कर रहा है। सबके दावे कि हम संविधान बचा रहे हैं और अपमान सब कर रहे हैं। तो संविधान के पन्ने फाड़े क्या कर लोगे, और उन्हें फिर गहरे गाड़े क्या कर लोगे। क्या कर मंच है अपना, चैनल अपना, मर्जी अपनी, जाति धर्म के भाषण झाड़े क्या कर लोगे। क्या जाति धर्म के भाषण जाने क्या कर लोगे। जेब में खाकी, देख रहे हैं आप, जेब में खाकी हाँ वर्दी, मुट्ठी में कानून, लोकतंत्र की हाँ जड़ें उखाड़े क्या कर लोगे। क्या और कर फिर लोगे। सुनिए, देश मकान है बाप का अपने मत भूलो। देश हाँ मकान है बाप का अपने मत भूलो, इसकी सूरत हाँ रोज बिगाड़े क्या कर लोगे। क्या करें। और अब हाँ हाँ बोली अपनी वाली लोगों में, अपनी बोली अपनी बानी लोगों में डाल रही हैं रोज दराड़े क्या कर लोगे। क्या संविधान के करें। पन्ने क्या कर लोगे, संविधान के पन्ने फाड़े क्या कर लोगे। चलिए एक अंतिम इसी पे 1 मिनट हाँ हाँ समय। इसी पे कब हाँ हाँ आधा मिनट समझिए बस। हाँ, तो वो अंतिम वार्निंग देगी तो हाँ हाँ मैं इशारा कर दूंगा आपको, आप पढ़िए। एक अध्यापक रोज स्कूल जाता था लेकिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाता था। एक अध्यापक रोज स्कूल जाता था लेकिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाता था। स्टाफ रूम में क्लास की मेज पर छड़ी रख के स्टाफ रूम में सो जाता था। क्लास में छड़ी रख के स्टाफ रूम में सो जाता था। तो एक दिन प्रिंसिपल ने सोते हुए पकड़ा, बातों बातों में झगड़ा, यार इस तरह से पढ़ाओगे तो बच्चों का क्या भविष्य बनाओगी। आखिर ये बात किसको समझ में आएगी कि आप यहाँ पढ़े पढ़े सो रहे हो, क्लास की मेज पर रखी तुम्हारी छड़ी क्या बच्चों को पढ़ाएगी। तो अध्यापक बोला, सर ये चमत्कारों का देश है, चमत्कार के मार्गों का देश है। आप सोच के देखिए, जब श्री राम की एक जोड़ी खड़ाऊं पूरे 14 साल राम राज चला सकती है, तो क्या मेरी एक छड़ी 35 बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है। वाह वाह, बहुत अच्छा भैया। बहुत अच्छा लगा सभी मित्रों को जो भी हमको पटल पे आए।
नमस्कार, सबका अभिनंदन। और सुनील जी, आपका विशेष तौर से बहुत आभार भैया।